हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स। हाँ जी, तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे द फ्लावर। फाइन। मैं एक बार ब्रीफ कर देती हूँ हमने क्या क्या स्टडी कर लिया था। कि जो फ्लावर है प्लांट बॉडी में, आप लोग जानते हैं कि दो तरीके के पार्ट्स होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स एज वेल एज रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ओके, वेजिटेटिव पार्ट्स के फंक्शन भी हमें समझ में आ गए कि ये वो पार्ट्स हैं जिनके बिना प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकता, लीफ, स्टेम, रूट्स वगैरह। और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं ये वो पार्ट्स हैं जो कि रिप्रोडक्शन के लिए एसेंशियल हैं। फाइन। तो जो फ्लावर है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट माना जाता है प्लांट बॉडी में, जहाँ रिप्रोडक्शन होता है, दैट इज़ फ्लावर। ओके क्लास, तो फ्लावर में हमने सब चीज़ें स्टडी कर ली थी, उसके सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ लिया था। कैलिक्स, कोरोला, है ना, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल। और इसके बिहाफ पर हम देखें अगर तो जो फ्लावर है उसका हमने क्लासिफिकेशन भी देख लिया था, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर, कंप्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट फ्लावर। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने स्टडी कर ली थी। ओके, तो ये चीज़ें आप साथ साथ रिवाइज करते चलें। ओके, तो आज ये ख़त्म कर लेते हैं चैप्टर। तो इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो होगा दैट विल बी पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। कुछ स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम वगैरह अब स्टार्ट होने वाले हैं स्कूल वगैरह में, तो सिलेबस आप लोग जानते ही हैं काफ़ी कंप्लीट हो ही गया है। न्यूट्रिशन, इंट्रोड्यूसिंग बायोलॉजी, सेल, टिश्यू, है ना, देन ये फ्लावर, उसके बाद पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इतना सिलेबस आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो बढ़िया से। ओके, और उसके बाद फिर जो भी रिक्वायर्ड होगा वो चैप्टर हम देख लेंगे। ठीक है क्लास। चलिए, तो फ्लावर में मैंने लास्ट क्लास में आपको हेडिंग डलवाई थी पेरियंथ। इसको पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन लिखो, स्टार्टिंग आज की क्लास की क्वेश्चन से। क्वेश्चन लिखिए, नेक्टरीज, फिल इन द ब्लैंक की है वैसे। नेक्टरीज तो पता है ना, लास्ट क्लास में बताया था, नेक्टर प्रोड्यूसिंग सेल्स, है ना। जो फ्लावर है उसमें जो सेल्स नेक्टर प्रोड्यूस करती हैं उन सेल्स को हम नेक्टरीज बोलते हैं। और यही जो नेक्टरीज होती हैं दे आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ पेटल्स और एट द बेस ऑफ ओवरी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बताई गई थी। नेक्टरीज इज प्रोमिनेंट इन डैश, नेक्टरीज इज प्रोमिनेंट इन डैश, फिल इन द ब्लैंक में लिख लेंगे नेस्टर्शियम। तो ये एक तरीके का फ्लावर है या प्लांट बोल दीजिए जो बेसिकली जिसमें नेक्टरीज काफ़ी प्रोमिनेंट होती हैं। ठीक है, बड़ी क्लियरली विजिबल होती है, एक तरीके से आप ऐसा समझ सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्टरीज इज प्रोमिनेंट इन नेस्टर्शियम। फाइन। अब आगे अगली मेन हेडिंग पेरियंथ। ठीक, इसको समझते हैं क्लास। देखिए, कुछ फ्लावर के केस में क्या होता है, आप जानते हैं कि कोई भी फ्लावर है उसमें दो तरीके के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, दो तरीके के पार्ट्स कौन कौन से, एक तो मेन पार्ट्स और दूसरे एसेसरी पार्ट्स। ऐसा है ना, मेन पार्ट्स तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो गए यानी कि एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, और जो एसेसरी पार्ट्स हैं वो भी दो तरीके के, कैलिक्स एंड कोरोला। कोरोला इज कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर, यानी कि जो पेटल्स वाला पार्ट है, जो कलरफुल पार्ट है वो हो गया कोरोला। और कैलिक्स जो है दैट इज ग्रीन लीव्स, या फिर जो ग्रीन कलर वाला पार्ट है वो हो गया कैलिक्स। तो ये जो एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं ये अगर आप देखें तो इसमें कैलिक्स और कोरोला, तो इसमें कैलिक्स और कोरोला है। तो कैलिक्स और कोरोला जो है ये आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं जब भी आप किसी फ्लावर को देखो कि हाँ इसमें जो ये ग्रीन कलर की लीव्स आ रही हैं दे विल बी कैलिक्स, और जो कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर आ रहा है ये कोरोला है। ठीक है, हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फ्लावर को देख करके। अगर आप रोज़ को देखो, है ना, या आप सनफ्लावर को देखो, या जो भी फ्लावर्स आपके आसपास प्रेजेंट है, आप देखेंगे कि उसमें कैलिक्स और कोरोला इजीली आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ना, पता लगा सकते हैं कि ये पार्ट कैलिक्स है, ये पार्ट कोरोला है। लेकिन कुछ फ्लावर्स के केस में क्या होता है कि ये डिफ्रेंशिएशन ईजिली नहीं हो पाता, मतलब आपको फ्लावर को देख के समझ में नहीं आएगा इसमें कैलिक्स कौन सी है और इसमें कोरोला कौन सा है। ठीक है, तो जहाँ ऐसे फ्लावर्स
जिसमें कैलिक्स और कोरोला डिफ्रेंशिएट आप ना कर पाएँ, ठीक है, मतलब कैलिक्स एंड कोरोला आर अनडिफ्रेंशिएटेड, तो उस तरीके की कंडीशन को बोलते हैं पेरियंथ। बात समझ में आई? तो पेरियंथ जो है ये दो तरीके का होता है, एक होता है पेटेलॉइड और दूसरा होता है सेपेलॉइड। यानी कि अगर कैलिक्स और कोरोला कलरफुल दिख रही हैं, है ना, मतलब पेटल्स की तरह दिख रही हैं, तो पेटेलॉइड हो गया, और अगर वो ग्रीन इन कलर है तो सेपेलॉइड हो गया। मतलब अगर नॉन ग्रीन है, कलरफुल है, तो पेटेलॉइड, और अगर ग्रीन है तो सेपेलॉइड। ओके क्लास, तो ये चीज़ें थी। तो पेरियंथ आपको बताया, ये इसमें कंसेप्ट था। तो लिली के जो फ्लावर्स होते हैं लिलिएसी फैमिली के, उसमें इजीली हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि सेपल्स कौन सी हैं और पेटल्स कौन सी हैं, ठीक है, यानी कि कैलिक्स कौन सा है, कोरोला कौन सा है, तो उस सेंस में हमने उसको बोला पेरियंथ। इसके बाद एक टर्म और आती है ब्रैक्ट्स। ब्रैक्ट्स क्या होती हैं आप जानते हैं कि जैसे ये लीफ हैं, ठीक है, तो इस लीफ की एक्सिल में फ्लावर आता है, होता है ना, तो ऐसे फ्लावर को आप एक्सिलरी फ्लावर बोलते हैं। एक्सिलरी फ्लावर का मतलब ऐसा फ्लावर जो कि किसी भी लीफ के एक्सिल में आए। एक्सिल का मतलब ये एंगल, स्टेम और ये जो लीफ जिस पॉइंट से अराइज हो रही है, इनके बीच में ये जो एंगल बन रहा है, इसी को आप एक्सिल बोलते हैं। इस जगह पर जो फ्लावर आता है उस फ्लावर का फिर नाम क्या पड़ जाएगा, एक्सिलरी फ्लावर। तो ये जो एक्सिलरी फ्लावर होता है, आप देखेंगे जब ये अच्छे से ब्लूम कर जाता है, तो ये जो पत्तियाँ, ग्रीन कलर की जो पत्तियाँ होती हैं, इन्हीं को ही आप क्या बोल देते हैं फिर, ब्रैक्ट। तो ब्रैक्ट यानी कि वो ग्रीन कलर की लीव्स हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं, किसी दूसरे कलर की भी हो सकती हैं, ऐसा बिल्कुल मत समझना कि हमेशा ग्रीन ही होंगी, ठीक है, नॉर्मल लीफ भी हो सकती हैं, यानी कि ग्रीन भी हो सकती है और किसी दूसरे कलर की भी हो सकती है। तो ये जो फ्लावर है जो एक्सिल में ग्रो करता है, इसके चारों ओर, इस साइड या कहीं भी जो लीव्स मिलती हैं, उन्हीं लीव्स को आप क्या बोलते हैं, ब्रैक्ट्स। तो ये जो ब्रैक्ट्स होते हैं, दे कुड बी ग्रीन इन कलर, दे कुड बी नॉन ग्रीन इन कलर। फाइन, तो ये आपको ईजिली देखने को मिलेगा बुगेनविलिया में। बुगेनविलिया अगर आप देखें, आपकी बुक में शायद पिक्चर भी दे रखी होगी, आप लोग देख सकते हैं। तो बुगेनविलिया मतलब बीच में फ्लावर आ रहा है और वहीं साइड में लीव्स आ रही हैं, तो वो लीव्स जो हैं वो ग्रीन कलर की नहीं है, वो कलरफुल हैं। तो वही बात आपको बताई। तो इस तरीके से जब भी एक्सिल में फ्लावर आएगा, तो साइड में जो भी पत्तियाँ आ जाएंगी, उन्हीं को आप क्या बोल देंगे, ब्रैक्ट्स। ओके क्लास, तो ये दो तीन चीज़ें आप लोगों को बताई। और कुछ टर्म्स समझ लो, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बोला ही था कि अब कुछ टर्म्स ही रह गई हैं, बाकी मोस्ट ऑफ द चैप्टर, मेन चैप्टर तो कंप्लीट ही है। देखिए अब एक कंसेप्ट और आता है अगला जो टर्म मतलब टर्मिनोलॉजी में नेक्स्ट जो टर्म है, मोनोशियस और डायोशियस। अभी सब लिखवा दिया जाएगा, पहले आप समझते चलिए। देखिए मोनोशियस और डायोशियस का मतलब क्या है, जैसे ये कोई प्लांट है, ठीक है, तो ये जो प्लांट है, इस प्लांट में मेल फ्लावर्स भी हैं और फीमेल फ्लावर्स भी हैं, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी आ रहा है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी आ रहा है। एक ही प्लांट बॉडी में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, मेल फ्लावर भी यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रोशियम, और फीमेल फ्लावर भी यानी कि गाइनोशियम, ठीक है। तो दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या दोनों तरीके के फ्लावर्स एक प्लांट बॉडी में प्रेजेंट है। तो जब भी दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही प्लांट बॉडी में प्रेजेंट होंगे, तो ऐसे प्लांट को आप बोलते हैं मोनोशियस, ठीक है क्लास। मोनोशियस, मोनो मीन सिंगल, तो एक ही प्लांट बॉडी में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आ रहे हैं, इसीलिए मोनोशियस। लेकिन अगर मान लीजिए ये दो प्लांट मैंने ले लिए, यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव यानी कि फीमेल फ्लावर आ रहा है और यहाँ पर मेल फ्लावर आ रहा है, तो उस कंडीशन में आप मुझे बताइए ये कंडीशन क्या मोनोशियस होगी? ये मोनोशियस नहीं होगी। मोनोशियस कब कहा जाएगा? जब एक ही प्लांट बॉडी में दोनों तरीके के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आए। लेकिन जब एक ही प्लांट बॉडी में एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आए, चाहे वो मेल आए चाहे वो फीमेल आए, सेम केस यहाँ पर आए, चाहे वो मेल आए चाहे वो फीमेल आए, उस कंडीशन को आप क्या बोलते हैं? डायोशियस।
ओके, इस कंडीशन को कहेंगे डायोशियस। तो जो डायोशियस कंडीशन है वो यूनिसेक्सुअलिटी को एक तरीके से दिखा रही है और वो बाइसेक्सुअलिटी को। ओके क्लास, तो इतना हम नोट डाउन करते हैं पहले, उसके बाद आगे की कहानी। तो पहले आप लोग हेडिंग बनाइए पेरियंथ। हेडिंग बनाइए पेरियंथ। इसमें लिखिए when calyx and corolla are when calyx and corolla can't be when calyx and corolla can't be differentiated when calyx and corolla can't be differentiated then when calyx and corolla can't be differentiated then such condition is called perianth. Then such condition is called perianth. फाइन, पेरियंथ सेंटर में लिख करके आप लोग स्प्लिट कर लो दो पार्ट्स में, पेटलॉइड इस तरीके से एंड अनदर वन इज सेपेलॉइड। तो यहाँ लिखेंगे व्हेन पेरियंथ इज नॉन ग्रीन इन कलर, और यहाँ लिखेंगे व्हेन पेरियंथ इज ग्रीन इन कलर। फाइन, एग्जाम्पल लिख लो, पेरियंथ का एग्जाम्पल लिख लो, लिलिएसी फैमिली, सिंपल लिलिएसी, लिलिएसी। डन। नेक्स्ट इसके बाद टर्म बनाएंगे ब्रैक्ट। नेक्स्ट टर्म बनाएंगे ब्रैक्ट। इसमें लिखेंगे द लीव्स which सॉरी थोड़ा इसको एडिट कर लो भाई। The leaves whose axil possesses flower called bracts। ठीक है, तो ब्रैक्ट्स जो हैं दे कुड बी ग्रीन और they could be non-green. Example Bougainvillea। ठीक है, ये दूसरा टर्म था। नेक्स्ट टर्म इसके बाद लिखेंगे प्लांट जो है दो तरीके का, मोनोशियस, डायोशियस। मोनोशियस, डायोशियस। इसमें मोनोशियस में लिख लो या डायग्राम के थ्रू भी आप दिखा सकते हैं, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर। ठीक है, यहाँ पर मेल फ्लावर और यहाँ फीमेल फ्लावर।
मोनोशियस में लिख लेना, पहले ये सिंपल स्केचेस बना लीजिए और मोनोशियस में लिखिए द प्लांट बॉडी हैविंग बोथ टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव या बोथ टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, ऐसे लिख लो, both types of flowers, that is male as well as female. The plant body having both types of flower, कॉमा डाल के लिखेंगे, called monoecious plant. ठीक है, और यहाँ लिख लो द प्लांट बॉडी डायोसियस में, द प्लांट बॉडी हैविंग one type of flower in bracket, that is either male और फीमेल फ्लावर, दोनों में से कोई भी, कॉमा डाल के लिखेंगे कॉल्ड डायोसियस प्लांट, कॉल्ड डायोसियस प्लांट। ठीक है क्लास, कॉल्ड डायोसियस प्लांट। कंप्लीट करिए इतना। डन। ठीक है, तो ये 3 टर्म्स आपको लिखवाई, इसमें एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं आप लिख लीजिए। मोनोशियस का एग्जाम्पल लिख लो, इसमें आ जाएगा मेज, और डायोसियस का एग्जाम्पल लिख लो पपाया। करिए कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट अगली टर्म लिखिए। तो आप लोगों को सुपरफिशली मैंने ये बता दिया कि फ्लावर जो है, हमने डिटेल में तो स्टडी करा फ्लावर के सारे पार्ट्स, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम, रिप्रोडक्टिव, नॉन रिप्रोडक्टिव, है ना, मेन, एसेसरी, ये सब चीज़ें हम लोगों ने स्टडी करी। इसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि जो फ्लावर है, जिन भी लीव्स के मतलब एक्सेल में प्रेजेंट है, उन लीव्स को हम क्या बोलेंगे, ब्रैक्ट्स। जहाँ कैलिक्स कोरोला डिफ्रेंशिएट ना हो पाए उस कंडीशन को आप क्या बोलेंगे, पेरियंथ। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने स्टडी करी, देखा। अब आगे जो नेक्स्ट टर्म आप बनाएंगे उसमें मैं एक बार बता देती हूँ आप लोगों को, एक बेसिक सी चीज़ है। देखो जहाँ भी वर्ड आ जाए, यहाँ मॉर्फोलॉजी के केस में आपको बताया जा रहा है, पॉली अगर वर्ड लग गया तो इसका मतलब है फ्री, और अगर गैमो वर्ड लग गया इसका मतलब है फ्यूज्ड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला पॉली पेटलस या पॉलीसेपलस, पॉलीसेपलस, तो इस कंडीशन में जो सेपल्स हैं, यानी कि जो ग्रीन लीव्स हैं ऑफ द फ्लावर, वो कैसी हैं, फ्री हैं। ठीक है, एक दूसरे से अलग अलग है। और अगर गैमोसेपलस कंडीशन लग गई तो मतलब वो फ्यूज्ड है। बात समझ में आ गई? तो ये 2 वर्ड्स इस तरीके से आपको यूज़ करने हैं। ये कई जगह आ रहे थे, गैमोपेटलस, गैमोसेपलस, है ना, तो हर जगह आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, मीनिंग्स पता होने चाहिए। बाकी सेपल्स पेटल्स तो आपको पता है ही, तो वो आप कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये अलग से आप कहीं लिख लो, ऊपर जो स्पेस है आपके पेज पर उसमें भी आप चाहे तो ये दोनों वर्ड्स लिख लो और इनको बॉक्स में पैक कर लो। वो पॉली का मतलब फ्री और गैमो का मतलब फ्यूज्ड। ठीक है, अब 3 टर्म्स आती हैं। 3 टर्म्स कौन कौन सी, एंथर के केस में, सॉरी स्टेमन के केस में,
मोनो एडल्फस, एडल्फस, डाई एडल्फस, and third one is poly adelphus. अब ज़रा समझिए क्लास एक बार क्या है। आप लोग जानते हैं कि फ्लावर के केस में ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है इसको? स्टेमन, ठीक है, इसको स्टेमन बोलते हैं ना। इसका ऊपर वाला पार्ट कहा जाता है एंथर, और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको क्या बोलते हैं हम? फिलामेंट, ठीक है, इतनी बात हमें पता है। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स आती हैं जब भी आप एंड्रोशियम पढ़ते हैं या स्टेमन पढ़ते हैं, तो कुछ टर्म्स आती हैं, तो वो टर्म्स जानने ज़रूरी है। जैसे मैंने पहली एक टर्म बताई मोनो एडल्फस, इसको समझते हैं क्योंकि भाई लास्ट क्लास में आपको बता दिया गया था कि अब कुछ टर्मिनोलॉजी ही आएंगी, नॉर्मल मेन कंसेप्ट तो लास्ट क्लास में कंप्लीट हो ही गया था फ्लावर का, वो बहुत इंपॉर्टेंट था वो जानना। वही बेसिकली फ्लावर वही है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, इनके बारे में डिटेल्ड जो डिस्क्रिप्शन है। तो ये चीज़ें तो खैर थोड़ी एक्स्ट्रा आई जाती हैं, इसलिए तो अब थोड़ा समझते चलो। इसमें थोड़ा लर्निंग पार्ट रहता ही है, कुछ खास वैसे उसमें और है नहीं। देखिए भाई मोनो एडल्फस क्या है, जब ये जो एंथर्स होते हैं ये फ्री हैं, एक दूसरे से अलग अलग हैं, लेकिन इनके फिलामेंट अगर जुड़े हुए हैं, जैसे ये एक फिलामेंट, फिर ये दूसरा फिलामेंट, फिर तीसरा फिलामेंट, ठीक है, फिर ये चौथा फिलामेंट, देन सो ऑन, तो आप देख रहे हैं ये फ्यूज्ड हैं, लेकिन इनके जो एंथर्स हैं वो अलग अलग है। कंडीशन दिख रही है ना, ये फ्यूज्ड हैं एक पॉइंट पर, लेकिन एंथर्स फ्री हैं। बात समझ में आई? तो ऐसे करके अगर ये एक ही बंडल बना रहे हैं, पूरे फ्लावर में ये एक ही बंडल बना रहे हैं, एक ही बंडल है, तो उसको आप क्या बोलेंगे कंडीशन को? मोनो एडल्फस। लेकिन एक ये बंडल भी आ रहा है, वहीं सेकेंडली एक दूसरा बंडल भी आ रहा है फ्लावर में, ये रहा थैलेमस, ठीक है, ये थैलेमस है, थैलेमस तो पता है ना। एक दूसरा बंडल ये आ गया, एक ये रहा, इसका भी, ठीक है, ये दूसरा बंडल, एक ये बंडल हो गया, एक ये बंडल हो गया। फिलामेंट्स फ्यूज्ड हैं, ध्यान रखिए, सिर्फ एंथर्स फ्री हैं, ओके, तो एंथर्स फ्री हैं, फिलामेंट्स फ्यूज्ड हैं, ये एक बंडल है, ये दूसरा बंडल है। तो इस तरीके से अगर आपको देखने को मिले तो दो बंडल्स देखने को मिले, डाई एडल्फस। लेकिन अगर दो से ज़्यादा बंडल्स देखने को मिल रहे हैं, देन दैट कंडीशन विल बी पॉली एडल्फस, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के फ्लावर्स में, दुनिया में जितने भी फ्लावर्स मिलते हैं उसमें से कुछ फ्लावर का जो एंड्रोशियम वाला पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो एक ही बंडल में प्रेजेंट होता है। तो अगर एक ही बंडल में प्रेजेंट है, इसी कंडीशन में आ रहा है, तो मोनो एडल्फस। कुछ फ्लावर्स की कंडीशन में दो बंडल्स मिल जाएंगे कि एक जगह तो ये बंडल आ रहा है, दूसरी जगह दूसरा बंडल भी आ रहा है, दो दिख जाएंगे, तो आपने क्या बोल दिया? डाई एडल्फस। और अगर बहुत सारे बंडल्स दिखाई दिए, फिलामेंट सबके फ्यूज्ड हैं, बस एंथर्स अलग अलग हैं, तो इस कंडीशन को पॉली एडल्फस, ठीक है। तो अलग अलग फ्लावर्स में अलग अलग तरीके की कंडीशन देखने को मिलती है। एग्जाम्पल्स अभी आपको लिखवा दिए जाएंगे, ठीक है क्लास। तो ये एक कंसेप्ट था स्टेमन के केस में। इसी के साथ एक टर्म और आती है इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस, ठीक है, कि जो फ्लावर हैं वो किस तरीके से अरेंज्ड हैं। आप जानते हैं ना फ्लावर्स अरेंज होते हैं, तो फ्लावर्स जो हैं वो किस तरीके से अरेंज्ड हैं फ्लोरल एक्सिस पर, उसी कंडीशन को आप क्या बोलते हैं? इनफ्लोरेसेंस, ठीक है। तो इनफ्लोरेसेंस इज बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस। और एक तीसरा टर्म आता है प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन का मतलब क्या हुआ? आप लोगों को बताया गया था, प्लेसेंटा इज बेसिकली द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स एंड डिफरेंशिएट्स इनटू ओव्यूल। ये बात बताई गई थी कि नहीं? वही ओवरी पढ़ाया था, ओवरी में एक टिश्यू बताया था प्लेसेंटा, पेजेस खोल के देख लो। तो उसमें प्लेसेंटा में देखिए आप लिखवा रखा है कि एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। जब मेरिस्टेमेटिक है तो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करेगा, प्लांट टिश्यू है ना, और अगर कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करेगा तो अब डिफरेंशिएट भी करेगा, परमानेंट में भी तो कन्वर्ट होगा या बस डिवीजन ही करता रहेगा। तो जब परमानेंट में कन्वर्ट हो गए तो किस में चेंज हो जाएगा? ओव्यूल में चेंज हो जाएगा, ये बात बताई गई थी। तो यही प्लेसेंटा टिश्यू जो होता है ये ओव्यूल बना देता है, ऐसा है या नहीं? तो ये जो प्लेसेंटा है ये ओव्यूल बनाएगा, और ओव्यूल जो है ये कन्वर्ट हो जाता है सीड में। ये हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन वाले चैप्टर में। तो ओव्यूल जो होता है ये सीड में कन्वर्ट हो जाता है।
तो प्लेसेंटा जितने ज़्यादा होंगे, या ये बोल सकते हैं ओव्यूल जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही सीड्स भी ज़्यादा होंगी। आप कोई फ्रूट खाते हो, उसमें किसी में एक सीड मिलती है, किसी में बहुत सारी सीड्स मिलती हैं। तो अगर बहुत सारी सीड्स हैं, इसका मतलब क्या, वहाँ ओव्यूल्स बहुत सारे रहे होंगे, है कि नहीं, बहुत सारे ओव्यूल्स रहे होंगे। और प्लेसेंटा जो है वो ओव्यूल बनाता ही है। ठीक है, तो प्लेसेंटा किस तरीके से अरेंज्ड है ओवरी वॉल में, ये ओवरी वॉल है, इसमें प्लेसेंटा किस तरीके से अरेंज्ड है, उसी अरेंजमेंट को आप क्या बोलते हैं, प्लेसेंटेशन। ठीक है, तो आप लोग देखो जैसे मटर है, तो मटर के केस में आपको साइड में देखने को मिलते हैं मटर। पी जो है उसकी सीड, यही तो खाते हैं मटर पनीर में, यही तो खाते हैं, और क्या आप ये थोड़ी ना खाते हो, कवर थोड़ी ना खाते हो, ठीक है, सीड ही खाते हो। तो ये जो मटर हैं ये पहले कभी ओव्यूल थे, बाद में किस में कन्वर्ट हो गए, सीड में, मटर में कन्वर्ट हो गए। तो आप देख रहे हो मार्जिन में प्रेजेंट है, इनका अरेंजमेंट ऐसा है। ये अगर पूरी ओवरी हुई तो ये कुछ इस तरीके से मार्जिन में प्रेजेंट हो गए। ऐसे ही कुछ फ्रूट को अगर आप काटो तो आपको इस तरीके से यहाँ दिखाई देंगे बीज, सीड्स यहाँ दिखाई देंगे ना। ठीक है, तो सीड्स अगेन किससे बने हुए हैं, ओव्यूल से। ओव्यूल किससे बना है, प्लेसेंटा से। तो वहाँ प्लेसेंटा ऐसे अरेंज होगा। तो प्लेसेंटा का जो अरेंजमेंट होता है इसी को ही क्या कहा जाता है, प्लेसेंटेशन। ठीक है, तो ये बहुत डिफ़र करता है, कुछ मतलब फ्लावर में कुछ होगा, कुछ फ्लावर में कुछ होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग जब फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट होता है तो उनके फ्रूट्स में भी वो अरेंजमेंट पता चल जाता है। ठीक है क्लास, तो ये सब था, ये आप नोट डाउन कर लो। चैप्टर आपका फिनिश्ड हो गया है, इसको कंप्लीट करिए। लिखो इसको, स्टेमन को स्प्लिट कर लो तीन सेगमेंट्स में। यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए डिवीजन ऑन द बेसिस, या क्लासिफिकेशन भी लिख सकते हैं, क्लासिफिकेशन ज़्यादा अच्छा वर्ड है, डिवीजन के बजाय आप क्लासिफिकेशन लिख लो। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बंडल्स इन फ्लावर। ठीक है, तो मोनो अडल्फस में लिखो stamens are free, filaments are fused। या आप ये चीज़ जो है ना ये सेंटर में भी लिख सकते हैं, ये तीनों में ही आएगी। ये स्टेमन्स आर फ्री, फिलामेंट्स आर फ्यूज्ड, ये तीनों में ही आएगी। ठीक है, तो आप या तो सेंटर में लिख दो, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग आप तीनों में लिखना चाहो वैसे भी लिख सकते हो। तो ये तो तीनों में ही आएगी। when all the stamens are found in single bundle, condition is monoadelphous। monoadelphous। ठीक है, डायग्राम बनाना चाहे बना सकते हैं। इस तरीके से दिखा दो। ठीक है, तो ये एक बंडल है। ऐसे डायडेल्फस में लिखेंगे व्हेन ऑल दी स्टेमन्स आर फाउंड इन 2 बंडल्स। यहाँ डायग्राम बना दीजिए। ये एक बंडल हो गया, ऐसे ये दूसरा बंडल हो गया, और ये क्या हो गया, थैलेमस।
ये हो गया थैलेमस। फाइन, ऐसे पॉलीएडल्फस लिख लो, व्हेन ऑल दी stamens are found in many bundles, तो यहाँ डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, कई सारे होते हैं। उस कंडीशन को आप क्या बोलेंगे? पॉलीएडल्फस। एग्जाम्पल लिख लो भाई सबके। मोनोएडल्फस चाइना रोज, डायएडल्फस पी। यहाँ एग्जाम्पल लिख लीजिए बॉम्बैक्स। दूसरे एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, जो मैंने लिखवाए हैं वही आपको लर्न करने हैं। आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, बस पता होना चाहिए कि हाँ उसके अंदर मोनोएडल्फस कंडीशन है, ये नहीं जो मर्जी लिख दो, ठीक है, जो मर्जी नहीं लिखना है। चाइना रोज, पी एंड बॉम्बैक्स। करिए भाई, कंप्लीट ये हो चुका है। इसके बाद इन्फ्लोरेसेंस एंड प्रेजेंटेशन वो और लिख लो। अगली टर्म लिखना इन्फ्लोरेसेंस। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस, कॉमा डाल के लिखेंगे, इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। फाइन, एंड सेकंड डेफिनेशन लिख लो इन्फ्लोरेसेंस के बाद, प्रेजेंटेशन, द अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा या फिर ओव्यूल्स ऑन द ओवरी वॉल कॉल्ड प्लेसेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये है पी, डायग्राम बना लेंगे ना, पी का डायग्राम तो बन ही जाएगा। इसमें ओव्यूल्स या फिर सीड अरेंज्ड एट मार्जिन, हेंस मार्जिनल प्लेसेंटेशन। इसीलिए इसको मार्जिनल प्लेसेंटेशन बोलते हैं, क्योंकि कहाँ पर अरेंज है ओव्यूल, सीड्स कहाँ पर अरेंज हैं, सीड या फिर ओव्यूल। सीड ज़्यादा अच्छा वर्ड है क्योंकि ओव्यूल कन्वर्ट्स इनटू सीड, ठीक है। तो ओव्यूल सीड अरेंज एट मार्जिन, हेंस मार्जिनल प्रेजेंटेशन, इसलिए प्रेजेंटेशन का नाम है मार्जिनल प्रेजेंटेशन। कर लीजिए भाई कंप्लीट। हो गया क्लास? तो फ्लावर चैप्टर जो है वो आपका फिनिश हो गया है। अब इसमें एक चीज़ और आप ध्यान रख लेना कि जो आपको यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर बताए हैं उसमें आई थिंक बाइसेक्सुअल के लिए हर्माफ्रोडाइट टर्म भी यूज़ होता है, तो वो आप ऐड कर लेना जहाँ पर भी आपने क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है। हर्माफ्रोडाइट ये टर्म, हर्माफ्रोडाइट, ठीक है, HERMAPHRODITE, हर्माफ्रोडाइट, ये टर्म यूज़ होता है बाइसेक्सुअल के लिए, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर को हर्माफ्रोडाइट फ्लावर भी बोलते हैं। ये टर्म आप वहाँ ऐड कर लो, बाइसेक्सुअल फ्लावर और करके हर्माफ्रोडाइट,
ठीक है, तो चैप्टर आपका फिनिश हो गया है, सारी टर्म्स आपको बता दी गई हैं आज, और लास्ट क्लास में मेन जो कंसेप्ट था फ्लावर का वो आपको बता दिया गया था, एंड्रोशियम, गायनोशियम, कैलिक्स, कोरोला। ठीक, तो अब इसके बाद नया चैप्टर शुरू करते हैं। वैसे ये इजी ही है, फ्लावर कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट इसमें है नहीं। अगला चैप्टर भी बहुत इजी है। अगला चैप्टर हम स्टार्ट कर लेते हैं, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, क्योंकि इससे लिंक्ड है। फ्लावर अगर पढ़ लिया है तो अब पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन हम सीख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर नए पेज से हेडिंग बनाइए, न्यू पेज से, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब ज़रा इसको समझते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप लोगों ने क्लास 8th में भी पढ़ा था। अगर आप लोगों को याद हो, हमने चैप्टर स्टडी करा था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, है ना। 8th क्लास थोड़ा देख लिया करो भाई, पीछे क्या पढ़कर आए हैं, क्या देखा था हमने। 9th क्लास में आ गए हैं तो आप भूल गए हैं 8th में क्या पढ़कर आए थे। तो 8th क्लास का जो चैप्टर था, जिससे सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन था, फिर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स था, देन रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस था, है ना। ये सब चैप्टर्स हमने पढ़े थे। तो उसमें ही जो प्लांट वाला सेक्शन था, उसमें आपने जब रिप्रोडक्शन पढ़ा था तो सेक्सुअल भी था और एसेक्सुअल भी था। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत डिटेल में हमने स्टडी किया था, कैसे ओव्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू सीड्स, है ना, ओवरी कन्वर्ट्स इनटू ओव्यूल फ्रूट। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने डिटेल में स्टडी करी थी। वही चीज़ यहाँ पर भी है, ठीक है, सेम कंसेप्ट यहाँ पर है, बस यहाँ पर 2-3 बातें और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर आपको ज़्यादा थोड़ा, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं 8th क्लास के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिटेल ज़्यादा है, बाकी मोर और लेस सारा कुछ सेम है। ठीक है क्लास, तो वो चीज़ें आपने वहाँ पढ़ रखी हैं, तो ये कंप्लीट कर लेते हैं। इस वीक आपकी एक और क्लास है, तो ये कंप्लीट हो ही जाएगा मोस्ट प्रॉबेबली। ओके, तो मैं एक बार इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन में क्या हमें पढ़ना है क्या नहीं, पहले हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम पॉलिनेशन डिस्कस करेंगे। ओके, तो फ्लावर जो है, अगर जैसे ये प्लांट बॉडी है, तो प्लांट बॉडी में आप लोग जानते ही हैं रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। ये पार्ट हो गया रूट सिस्टम का और ये पार्ट हो गया शूट सिस्टम का। तो ये जो शूट सिस्टम है, इसी में ही फ्लावर भी प्रेजेंट होता है, और फ्लावर इज बेसिकली द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। यहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है। क्लियर। अब रिप्रोडक्शन करने के लिए 2 ऑर्गन्स का होना बहुत ज़रूरी है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो वो 2 ऑर्गन्स फ्लावर बॉडी में कौन कौन से हैं, एक तो एंड्रोशियम है और दूसरा गाइनोशियम है। तो ये दोनों तरीके के ऑर्गन्स अगर होंगे, ओनली देन रिप्रोडक्शन विल बी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल बी पॉसिबल। ठीक है, अदरवाइज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होने से रहा। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों का होना अनिवार्य है, कंपल्सरी है। तो यही जो एंड्रोशियम था, इसका स्ट्रक्चर आप लोगों ने देख लिया था कि यहाँ पर ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट होता है, इसको हम एंथर बोलते हैं। और ये जो एंथर है, इसका जब हमने डाइसेक्शन किया था तो बताया गया था आप लोगों को कि जब हम इसको कट करेंगे ऐसे, तो हमें कुछ कैविटीज़ देखने को मिलेगी। उन कैविटीज़ को क्या बोल रहे थे, क्या नाम दिया था, माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसी में ही क्या डेवलप होते हैं, पॉलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं। ओके, और पॉलन ग्रेन्स आर मेल गैमेटोफाइट। ये बात आपको बताई गई थी कि पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं, दे आर मेल गैमेटोफाइट। मतलब उनमें क्या प्रेजेंट है, उनमें गैमेट्स प्रेजेंट है, इसीलिए उनको क्या बोल रहे हैं, मेल गैमेटोफाइट। ठीक, तो ये काम सारा कहाँ पर होगा, एंथर में होगा, इस वाले पार्ट में होगा, वहाँ पर पॉलन ग्रेन्स डेवलप होंगे।
ऐसे ही गाइनोशियम में इसकी यूनिट क्या थी, पिस्टिल। तो यहाँ पर स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, यहाँ पर ओव्यूल, ओव्यूल किससे डेवलप हुआ है, प्लेसेंटा से। और यहाँ पर आ जाएगा एग सेल। फाइन, तो एग ये रहा, स्पर्म इसके अंदर है। स्पर्म और ओवम का जो फ्यूजन होता है, स्पर्म और एग का जो फ्यूजन होता है, इस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, स्पर्म तो यहाँ पर है और एग यहाँ पर है। फ्यूजन होने के लिए थोड़ा नियर तो आना पड़ेगा ना, तो कुछ एडिशनल स्टेप्स यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले होते होंगे, तभी फर्टिलाइजेशन अचीव होता होगा। ठीक है, ये बात तो हमें समझ में आ गई। तो वो एडिशनल स्टेप्स कौन कौन से हैं पहले वो जान लेते हैं। तो ये जो एंड्रोशियम वाला पार्ट है, फ्लावर देखो, फ्लावर के अंदर एंड्रोशियम वाला पार्ट है। तो ये जो एंड्रोशियम में एंथर है, जितने भी एंथर्स होते हैं ये सब रप्चर होते हैं। ठीक है, फट जाते हैं। तो जब ये फट जाएंगे, रप्चर होंगे, तो क्या रिलीज कर देंगे हवा में, क्या है इनके अंदर, पॉलन ग्रेन्स। तो जो है ये वही रिलीज करेंगे। तो इनमें अगर पॉलन ग्रेन्स हैं तो खूब सारे पॉलन ग्रेन्स, मतलब बहुत ही सारे नंबर में, मिलियंस बिलियंस में ये स्प्रेड कर देंगे एयर में। ठीक है, या जो भी जहाँ भी प्लांट ग्रो कर रहा है वहाँ पर ये स्प्रेड कर देंगे। ठीक, तो अब होगा क्या, पॉलन ग्रेन्स तो फैल गए, अच्छे से स्प्रेड हो गए। अब यही पॉलन ग्रेन्स जो हैं ये पहुँच ही जाएंगे कभी ना कभी तो फीमेल फ्लावर पर। किसके फीमेल फ्लावर पर, सेम स्पीशीज के। कि ये अगर प्लांट बॉडी मैंगो की थी, मतलब ये मैंगो के पॉलन ग्रेन्स थे, मैंगो ट्री, उस पर फ्लावर आ रहे हैं, उसके फ्लावर में एंड्रोशियम है ना, और वो एंड्रोशियम रप्चर करके पॉलन ग्रेन्स रिलीज करेगा। तो वो पॉलन ग्रेन्स किस प्लांट के हुए, मैंगो प्लांट के ही हुए, मैंगो ट्री के ही हुए। ठीक है, तो मैंगो के जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो जब मैंगो ट्री के फीमेल फ्लावर यानी कि पिस्टल के सरफेस पर जब आ जाएंगे, तभी उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, पॉलिनेशन। ठीक है, तो ये पॉलन ग्रेन्स जब स्टिग्मा के सरफेस पर आ जाते हैं, स्टिग्मा जो सेम स्पीशीज की हो, यानी कि ये जो गाइनोशियम है या ये जो फीमेल फ्लावर है ये भी किसका होना चाहिए, मैंगो का ही होना चाहिए। ठीक है, कहीं डिफरेंट किसी दूसरे प्लांट का आप लोग तैयार कर दो, वो नहीं। तो सेम स्पीशीज में जो पॉलन ग्रेन्स हैं जब वो एंथर से निकल करके स्टिग्मा के सरफेस पे चले जाते हैं, इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। फाइन, तो ये पॉलिनेशन कोई भी करवा सकता है। कोई भी मतलब क्या, कौन करवाएगा, ये करवा सकती है हवा। ठीक है, हवा के ज़रिए बहते बहते उड़ उड़ के आगे बैठ गए। फिर ये अगर प्लांट पानी में ग्रो कर रहा है तो वाटर भी करा सकता है, वाटर की एबिलिटी होती है ना फ्लो करने की, तो बस अपने साथ बहा के ले जाएगा पॉलन ग्रेन्स, और फिर इस दौरान पॉलिनेशन भी हो सकता है। इंसेक्ट्स भी करा सकते हैं, बर्ड्स भी करा सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म या कुछ और दूसरे एबायोटिक फैक्टर्स वो पॉलिनेशन कराने में मदद कर देते हैं। बात समझ में आई। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं इन्हीं को ही आप क्या बोल देते हैं, पॉलिनेटर्स। इन्हीं को ही कहा जाता है पॉलिनेटर्स। बात समझ में आ गई। तो पॉलिनेशन और पॉलिनेटर्स तो हमें समझ में आ गया। अब पॉलिनेशन जब हो जाएगा, एक बार पॉलन ग्रेन्स अगर स्टिग्मा के सरफेस पर आ जाएंगे तो अगला स्टेप क्या चलेगा, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, लेकिन फर्टिलाइजेशन डायरेक्ट नहीं होता क्योंकि अब ये एग दूर है, पॉलन ग्रेन्स यहाँ है, एग यहाँ है, तो ये दूर है ना, तो कुछ और एडिशनल स्टेप्स होते होंगे जिससे स्पर्म अल्टीमेटली कहाँ पहुँच जाए, एग तक पहुँच जाए। तो वो हम और सीखेंगे अंडर द हेडिंग फर्टिलाइजेशन। तो पहले आप ये बेसिक चीज़ें लिख लीजिए, उसके बाद हम फर्टिलाइजेशन के अंदर सीखते हैं कि और क्या एडिशनल स्टेप्स होते हैं। ठीक है ना क्लास, तो पहले ये बेसिक बातें लिखिए। लिखो, सबसे पहले हेडिंग बनाओ पॉलिनेशन। सबसे पहले हेडिंग बनाइए पॉलिनेशन। इसमें लिखो the transfer of pollen grains from anther of stamen to the stigma of carpel, anther of stamen to the stigma of carpel is called
is called pollination, is called pollination. ठीक है, ये डायग्राम बना लीजिए. स्टेमन दिखा दो. स्टेमन में ये वाला पार्ट जो होगा इसे बोलेंगे एंथर, और ये क्या रिलीज करता है? पॉलन ग्रेन रिलीज कर रहा है. ये पॉलन ग्रेन आ गए यहाँ पर. इस प्रोसेस को आप क्या बोल देंगे? पॉलिनेशन. पॉलिनेशन. ठीक है. Pollination is achieved by pollinators. Pollination is achieved by some agents. ऐसे लिख लीजिए, by some agents called pollination. Sorry, called pollinators. तो वो pollinators जो हैं विंड, वाटर, इंसेक्ट्स. ठीक है, बस इतने बहुत है. तो इसमें विंड और वाटर हो गए एबायोटिक पॉलिनेटर्स, और ये इंसेक्ट्स क्या हो गए? बायोटिक पॉलिनेटर. बायोटिक मतलब क्या? लिविंग. ठीक है, और एबायोटिक क्या हो गए? नॉन लिविंग पॉलिनेटर्स. अगला पॉइंट डाल के लिखना. ये नेक्स्ट पॉइंट है. फ्लावर एज वी नो, हम जानते ही हैं फ्लावर क्या है? साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट बॉडी. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइट है फ्लावर. हाँ जी, कर लिया कंप्लीट. ओके, अब अगली टर्म बनाइए, बड़ी हेडिंग बनाइए. पॉलिनेशन का तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था. आप लोगों के यहाँ पहले पॉलिनेशन समझा रखा है, वो भी कर सकते हैं, बट वो थोड़ा फैक्चुअल अकाउंट है. मुझे लगा कि इस वीक एक और क्लास है तो फर्टिलाइजेशन कंप्लीट ही हो जाएगा, तो इसलिए पहले फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक ले रहे हैं. ओके, पॉलिनेशन थोड़ा लेंदी है, वो काफ़ी टाइम ले लेगा. तो फर्टिलाइजेशन वाला जो टॉपिक है इसको हम पहले कंसिडर कर रहे हैं. आप इसके बाद अब अगली बड़ी हेडिंग बनाइए, फर्टिलाइजेशन. पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन के बाद में पढ़ेंगे. ठीक है, कि सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, उसके ड्रॉबैक्स, उसके एडवांटेजेस. तो ये जो चीज़ें हैं ये हम इस टॉपिक के बाद कंप्लीट करेंगे. तो पहले हम फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे हैं, और मेन ये है, काफ़ी मेन है ये. ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्टिलाइजेशन. अगली बड़ी हेडिंग बनाइए. तो पहले डेफिनेशन लिख लो फर्टिलाइजेशन की. द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट to form zygote is called fertilization. ठीक है, तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है जिससे जायगोट बने, उसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन. ओके क्लास, तो फर्टिलाइजेशन मेन हेडिंग बनाइएगा, उसमें फिर ये डेफिनेशन लिखिए. कंप्लीटेड. अब इसमें सब हेडिंग बनाओ, सब हेडिंग बनाओ. स्ट्रक्चर ऑफ pollen grain.
फर्टिलाइजेशन हेडिंग मेन थी, उसमें पहली सब हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, इसको समझ लीजिए पहले, फिर लिख लेना। देखिए, जो पॉलन ग्रेन है ये तो हमें समझ में आ गया कि एंथर के अंदर डेवलप होता है। तो पॉलन ग्रेन की संरचना क्या है, ये कैसा दिखाई देता है, इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है ना, ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है, तो वो हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन में। तो पॉलन ग्रेन जो है, जैसे ये एंथर है, ये फिलामेंट है, ये पूरा पार्ट स्टेमन है। ठीक है, इतने पार्ट के अंदर पॉलन ग्रेन जो है वो बन रहे हैं। इसी पॉलन ग्रेन को हमने जूम कर लिया, ठीक है, मैग्नीफाई कर लिया। तो जब इसको जूम करके देखा, ये पॉलन ग्रेन आप सिंपल इस तरीके से दिखा दिया करो। ओके, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मतलब सर्कुलर भी दिखा सकते हो, पर ऐसे भी दिखा सकते हो। तो यहाँ पॉलन ग्रेन में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे यहाँ 2 लेयर्स होती हैं, पॉलन ग्रेन में 2 लेयर्स होती हैं। भाई सेल है एक तरीके का, गैमेटोफाइट है, तो न्यूक्लियस भी मिलेगा इसमें, साइटोप्लाज्म भी मिलेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी मिलेगी, है ना। तो ये चीज़ें तो मिलेगी ही मिलेगी पॉलन ग्रेन में। लेकिन उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक बाहर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक बाहर एक लेयर होती है, उस लेयर को आप क्या बोलते हैं, इंटाइन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक बाहर एक लेयर होती है, उस मेम्ब्रेन को बोलेंगे इंटाइन, कुछ इस तरीके से। ठीक है क्लास, ये मैं यहाँ दिखा रही हूँ, इस लेयर को कहेंगे इंटाइन। ग्रीन से दिखाया है इसलिए ग्रीन से लिख रहे हैं, इंटाइन। तो ये जो इंटाइन होती है ये इनर लेयर है पॉलन ग्रेन में। मतलब सेल वॉल तो जानते हो ना, प्लांट प्रोडक्ट है तो सेल वॉल तो होगी इसमें, तो सेल वॉल का ही एक पार्ट है। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं आसान भाषा में। तो ये एक वॉल है, मतलब एक लेयर है सेल मेम्ब्रेन से जस्ट बाहर, इसको बोलेंगे इंटाइन। अब इसी इंटाइन के ऊपर एक और लेयर चढ़ी हुई होती है, इसी इंटाइन के ऊपर एक और लेयर चढ़ी होती है, वो कंटिन्यूस नहीं होती। ठीक है, वो कहीं कहीं से टूटी हुई होती है। जैसे यहाँ पर प्रेजेंट है तो फिर यहाँ नहीं होगी, फिर यहाँ प्रेजेंट है तो वहाँ नहीं होगी। ठीक है, इस तरीके से वो टूटी हुई सी लेयर होती है। तो उस टूटी हुई सी लेयर या डिसकंटिन्यूअस लेयर को आप क्या बोल देते हैं, एक्साइन। ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम, एक्साइन, एक्साइन। ठीक है, ये थोड़ा आप लोग ढंग से बनाना, तरीके से, ऐसे थोड़ी फिनिशिंग आनी चाहिए डायग्राम के अंदर, ऑर्गेनाइज दिखना चाहिए डायग्राम। ये तो मार्कर्स, ग्रीन वाला मार्कर थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, अदरवाइज ठीक है, थोड़ा सफाई से बनाना। तो ये जो पार्ट हो गया बाहर वाला, उसे बोल दिया एक्साइन। थोड़ा इसको 3D में इमेजिन करो। 3D में कैसे इमेजिन कर सकते हैं, जैसे एक छोटी सी बॉल है ना, तो बॉल ग्रीन कलर की, तो ग्रीन कलर की कोटिंग क्या हो गई, इंटाइन, है ना। उसी ग्रीन कलर की कोटिंग के ऊपर अगर हम स्टिकर्स चिपका दें, मोटे मोटे स्टिकर्स चिपका दें, छोटे छोटे साइज़ के, है ना, मतलब जैसे आते हैं स्टार शेप्ड आते हैं, किसी दूसरी शेप के आते हैं, वो स्टिकर्स आप जगह जगह चिपका दीजिए, तो वो एक और कोटिंग बना लेंगे, स्टिकर्स एक और कोटिंग बना लेंगे ना। वो स्टिकर्स की कोटिंग क्या कहलाएगी, एक्साइन। और स्टिकर्स के बीच में जो गैप आएगा उसे आप क्या बोलेंगे, जर्म पोर। स्टिकर्स के बीच में जो गैप आ रहा है, यानी कि जो एक्साइन के बीच में गैप आ रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे भाई, जर्म पोर। यहाँ तक क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। तो जो पॉलन ग्रेन है उसका ये जनरल स्ट्रक्चर है, उसमें इंटाइन है, एक्साइन है, जर्म पोर है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, ये सारी की सारी चीज़ें पॉलन ग्रेन में प्रेजेंट होती है। यही जो न्यूक्लियस होता है ये माइटोसिस करके, डिवीजन करके 2 बना लेता है, मतलब नंबर में 2 प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस। एक बड़े साइज़ का होता है और एक छोटे साइज़ का होता है। ठीक है, तो जो बड़े साइज़ का होता है उसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और जो छोटे साइज़ का होता है उसे हम बोलेंगे जनरेटिव न्यूक्लियस, जनरेटिव न्यूक्लियस। फाइन, GENERATIVE, जनरेटिव न्यूक्लियस। तो देयर आर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट इन सिंगल पॉलन ग्रेन।
ओके यहाँ आप लिख लेना डायग्राम का नाम जनरल स्ट्रक्चर ऑफ, ये बनाना शुरू करो भाई। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन में ऐसे ही दिखाओ, एंथर, ये एंथर है, यहाँ से पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन को हमने जूम कर दिया, ठीक है। ये सेम डायग्राम एज इट इज़ दिखाइए, और डायग्राम का नाम ज़रूर लिखिए जनरल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन की संरचना। बाकी चीज़ें भी दिखा दो, ये साइटोप्लाज्म है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस के ब्रैकेट में लिख लेना ट्यूब न्यूक्लियस, इसको ट्यूब न्यूक्लियस भी बोलते हैं। लार्जर इन साइज, ये बड़ा होता है साइज में, ठीक है। और जनरेटिव न्यूक्लियस जो होता है ये स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज। इंटाइन के ब्रैकेट में लिख लेना इनर लेयर, इंटाइन के ब्रैकेट में इनर या इनर वॉल ऐसे भी लिख सकते हैं, वॉल ज़्यादा सही है, आप लोग ध्यान रखेंगे कि सेल वॉल का ही पार्ट है। और एक्साइन के ब्रैकेट में लिख लो आउटर डिसकंटिन्यूअस वॉल, माइंड द वर्ड आउटर डिसकंटिन्यूअस वॉल। भाई यहाँ डिसकंटिन्यूअस शब्द ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस होती है, और गैप्स जो प्रेजेंट है उसे हम बोलेंगे जर्म पोर। जर्म पोर यानी कि गैप्स, ओके। तो ये हो गया जनरल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। बनाइए डायग्राम। ये जो पॉलन ग्रेन आपको दिखाया है इसमें आपको 2 न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं ना, तो इसलिए इसको हम ब्रैकेट में यहाँ लिख लो भाई 2 सेल्ड कंडीशन, 2 सेल्ड कंडीशन। 2 सेल्ड क्यों? क्योंकि एक न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर मतलब यहाँ भी आप ड्रॉ मत करना, मैं अभी इरेज कर दूंगी, सिर्फ समझ लीजिए कुछ इस तरीके से वॉल डेवलप हो जाती है, तो 2 सेल्स बन जाते हैं एक ही पॉलन ग्रेन में, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। इतना डिटेल में अभी आपको नहीं पढ़ना इसलिए मैं नहीं लिखवा रही हूँ, सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए 2 न्यूक्लियस बन गए तो बीच में एक वॉल डेवलप हो जाती है, तो उस कंडीशन में 2 सेल्स आ जाती हैं, तो 2 सेल्ड कंडीशन वहीं बोल देते हैं। तो पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर तो अब हमें समझ में आ गया कि अब जब मैं इस तरीके से पॉलन ग्रेन दिखाऊं तो आप समझ जाना ऑटोमेटिकली पॉलन ग्रेन का ये स्ट्रक्चर है। फाइन। तो ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं जैसे ही ये एंथर रप्चर होगा और एंथर रप्चर होने के बाद पॉलन ग्रेन्स रिलीज होंगे और स्टिग्मा के सरफेस पर पहुंचेंगे यानी कि पॉलिनेशन कराएंगे। तो यही जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं कौन सी कंडीशन में पहुंचेंगे स्टिग्मा के सरफेस पर? 2 सेल्ड कंडीशन में पहुंचेंगे, ज़्यादातर 2 सेल्ड कंडीशन में ही पहुंचते हैं, ठीक है। मतलब उसमें वही 2 न्यूक्लियस ही होंगे, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो 3 सेल्ड कंडीशन में भी पहुंच जाते हैं। 3 सेल्ड कंडीशन में कैसे पहुंचेंगे कि ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस है ये जनरेटिव न्यूक्लियस डिवीजन कर लेता है, मतलब 1 से 2 बना लेता है। तो अभी जनरेटिव न्यूक्लियस 1 है, जब ये डिवीजन कर लेगा तो कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, ठीक है। जैसे आप सेल डिवाइड करते हो तो एक सेल कितनी बना रही है? 2 बना रही है, तो ये तो गायब ही हो गई, ये तो इनमें ही चली गई, ठीक है। तो इस तरीके से 2 न्यूक्लियस डेवलप हो जाते हैं, उस कंडीशन को आप 3 सेल्ड कंडीशन बोलते हो। ये बात समझ में आई मैंने क्या बोला कि पॉलन ग्रेन्स जब निकलते हैं एंथर से, ज़्यादातर पॉलन ग्रेन्स कौन सी कंडीशन में होते हैं?
टू सेल्ड कंडीशन में होते हैं, मतलब उनमें वेजिटेटिव और जनरेटिव न्यूक्लियस ही मिलेगा। कुछ पॉलन ग्रेन्स कौन सी कंडीशन में भी डेवलप हो जाते हैं, थ्री सेल्ड कंडीशन में हो जाते हैं डेवलप। ठीक है, थ्री सेल्ड का मतलब जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड होकर के दो न्यूक्लियस बना लेगा, तो दो जनरेटिव न्यूक्लियस और एक वेजिटेटिव, तो तीन कंडीशन हो गई, तो थ्री सेल्ड कंडीशन। बात समझ में आ गई। तो पॉलिनेशन होने के बाद अगर कोई टू सेल्ड पॉलन ग्रेन आया है तो वो भी थ्री सेल्ड में कन्वर्ट हो जाता है, स्टिग्मा उसको हेल्प करती है, न्यूट्रिशन दे करके हेल्प करती है ना। और कोई अगर ऑलरेडी थ्री सेल्ड में आया है तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जाननी बहुत ज़रूरी है कि पॉलन ग्रेन जो हैं उनका थ्री सेल्ड में होना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू डू फर्टिलाइजेशन। टू सेल्ड में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप बात लिख लो, ये स्ट्रक्चर बनी क्या है। आगे लिख लो भाई इसमें, ये डायग्राम बनाने के बाद नीचे लिख लेना एक दो लाइन छोड़ के, फॉर फर्टिलाइजेशन थ्री सेल्ड कंडीशन in pollen grain is required। ठीक है, ब्रैकेट में दैट इज वन वेजिटेटिव न्यूक्लियस प्लस टू जनरेटिव न्यूक्लियाई, टू जनरेटिव न्यूक्लियाई। इन्हीं जनरेटिव न्यूक्लियाई को हम स्पर्म्स भी बोल देते हैं आम भाषा में। ठीक है, कॉमनली जनरेटिव न्यूक्लियाई स्पर्म्स। ठीक है, इनको स्पर्म्स भी बोल देते हैं। ओके क्लास, तो ये आप बातें ध्यान रखिएगा, ये कंप्लीट कर लो। हाँ जी, डन। तो इतना कंप्लीट हो गया है आज की क्लास में। अगली क्लास के लिए आप लोग हेडिंग बना के छोड़ दीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। फाइन, तो ये अगली क्लास का टॉपिक रहेगा, इतना आप लोग ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा क्लास। ओके, थैंक यू, बाय बाय।